हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चिकन पॉक्स डिसीज़ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर्स, इसके कॉम्प्लिकेशन एंड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो हम वन बाय वन देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। किसके कारण? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। और यह छोटे द्रव से भरे फफोले के साथ एक खुजलीदार दाने के कारण बनता है। चिकन पॉक्स उन लोगों के लिए अत्यधिक संक्रामक हो जाता है जिन्हें यह बीमारी नहीं हुई है या इसके खिलाफ टीका लगाया गया है। तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट हम देखते हैं इटियोलॉजी। चिकन पॉक्स का कारण। चिकन पॉक्स का संक्रमण वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो ये इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट है एवं यह दाने के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। यदि घर में किसी एक व्यक्ति को हुई है, चिकन पॉक्स हुआ है, तो घर में दूसरे लोगों को भी फैलने की संभावना रहती है। यह तब भी फैल सकता है जब चिकन पॉक्स वाला व्यक्ति खांसता या छींकता है और आप हवा की बूंदों को अंदर लेते हैं। इट मीन्स, जैसे कि यदि घर में किसी व्यक्ति को है और यदि वह खांसता है, छींकता है, तो घर के दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो ये कैसा इन्फेक्शन है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर या जोखिम। तो यदि किसी को पहले से चिकन पॉक्स नहीं हुआ है या यदि चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगा है तो चिकन पॉक्स का जोखिम अधिक हो जाता है। बच्चों की देखभाल या स्कूल में काम करने वाले लोगों के लिए टीकाकरण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग जिन्हें चिकन पॉक्स हुआ है या जिन्हें चिकन पॉक्स का टीका लगाया गया है, वे चिकन पॉक्स से प्रतिरक्षित हो जाते हैं एवं कुछ लोगों को एक से अधिक बार चिकन पॉक्स भी हो सकता है। लेकिन यह दुर्लभ या रेयर कंडीशन है कि किसी को यदि एक बार हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है। यदि आपको टीका लगाया गया है और अभी भी चिकन पॉक्स हो गया है तो लक्षण अक्सर हल्के होते हैं एवं कम फफोले और हल्के या कोई बुखार नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसके संचरण की विधि। तो यह छोटी बूंदों द्वारा हवा के जरिए या संक्रमित व्यक्ति के नाक या गले के स्राव के साथ सीधे संपर्क द्वारा संचारित हो सकता है और कभी कभी नाक या गले के स्राव से युक्त चीज़ों से भी फैल सकता है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में चिकन पॉक्स के संक्रमण के कारण होने वाली खुजली वाला छाला वायरस के जो संपर्क में आने के 10 से 21 दिन के बाद दिखाई देता है। कितने दिन के बाद? संपर्क में आने के 10 से 21 दिन के बाद ही दिखाई देता है और आमतौर पर लगभग 5 से 10 दिनों तक ये रहता है। एवं इसके लक्षण जो दाने से 1 से 2 दिन पहले दिखाई दे सकते हैं, तो उनमें क्या क्या है? जैसे बुखार, भूख में कमी, सिर दर्द होना, थकान और अस्वस्थ होने की सामान्य भावना। जैसे एक बार चेचक के दाने दिखाई देने के बाद यह 3 चरणों से गुजरता है। उभरे हुए गुलाबी या लाल छोटे दाने जो कई दिनों में टूट जाते हैं और द्रव से भरे छोटे छोटे फफोले, जिन्हें क्या कहते हैं? पुटिकाएं, जो लगभग 1 दिन में बनती हैं और फिर टूटकर रिसने लगती हैं। क्रस्ट और स्क्रैब जो टूटे हुए फफोले को ढक लेते हैं और ठीक होने में कई दिन लगते हैं और कई दिनों तक ये नए छोटे दाने या स्पॉट का दिखना जारी रहता है। इसलिए दाने के तीनों चरण, छोटे दाने, छाले और पपड़ीदार घाव, एक ही समय में हो सकते हैं। तो इसकी 3 स्टेप है। पहले दाने आना, फिर छाले पड़ना एवं पपड़ीदार घाव बनता है। देन चकत्तों के प्रकट होने से 48 घंटे पहले तक वायरस को अन्य लोगों में फैला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चकत्ते के प्रकट होने से 48 घंटे के पहले तक, यानी कि 2 दिन के पहले तक वायरस अन्य लोगों में ये बीमारी फैला सकता है और वायरस तब तक संक्रामक बना रहता है
जब तक कि सभी टूटे हुए फफोले खत्म नहीं हो जाते। यानी कि इसकी जो 3 प्रोसेस होती है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये संक्रमण फैला सकता है। स्वस्थ बच्चों में यह रोग आमतौर पर हल्का होता है एवं गंभीर मामलों में दाने पूरे शरीर को कवर कर सकते हैं और घाव गले, आँखों और मूत्रमार्ग तथा गुदा और योनि के श्लेष्म झिल्ली में भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है, वयस्कों में चिकन पॉक्स होने का खतरा अधिक होता है। कब? यदि चिकन पॉक्स पहले कभी नहीं हुआ है या चिकन पॉक्स का इलाज ठीक से नहीं किया जाता है एवं स्कूल या चाइल्ड केयर फैसिलिटी में काम करें। नेक्स्ट है, बच्चों के साथ रहें क्योंकि बच्चों के ऐसा करने की संभावना अधिक होती है। तो ज़्यादातर लोग जिन्हें चिकन पॉक्स हुआ है या जिन्हें टीका लगाया जाता है वे चिकन पॉक्स से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। यदि आप इसे टीके के बाद प्राप्त करते हैं तो यह बहुत गंभीर नहीं है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो चिकन पॉक्स आमतौर पर हल्की बीमारी है लेकिन यह गंभीर भी हो सकती है और जटिलताओं को जन्म दे सकती हैं, जिनमें शामिल है जैसे कि त्वचा, कोमल ऊतकों, हड्डियों, जोड़ों या रक्त प्रवाह में जीवाणु का संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, ज्वाइंट एंड ब्लड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट जैसे कि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और निमोनिया, मस्तिष्क की सूजन, इंसेफ्लाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसे TSS भी कहते हैं। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और नेक्स्ट है चिकन पॉक्स के दौरान एस्पिरिन लेने वाले बच्चों और किशोरों में रे सिंड्रोम्स। और नेक्स्ट है डेथ। तो ये इसके क्या हो गए कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं चिकन पॉक्स एंड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि चिकन पॉक्स हो तो हम इसको भी देख लेते हैं। जन्म के समय कम वजन और अंगों की असामान्यताएं उन महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों में अधिक आम हैं जो गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में चिकन पॉक्स से संक्रमित होती हैं, और जब एक माँ जन्म से 1 सप्ताह पहले या जन्म देने के कुछ दिनों के भीतर चिकन पॉक्स से संक्रमित हो जाती है तो उनके बच्चों में गंभीर या जानलेवा संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स। यदि आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो शिंगल्स नामक एक जटिलता का खतरा भी बढ़ जाता है एवं त्वचा का संक्रमण ठीक हो जाने के बाद भी आपकी जो नर्वस सेल्स होती हैं इनमें वेरिसेला जोस्टर वायरस बना रह सकता है। तो चिकन पॉक्स होने के बाद भी त्वचा का संक्रमण ठीक हो जाने के बाद भी ये नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है और इसका जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है ये वहाँ पर नर्वस सिस्टम में क्या होता है बना रह सकता है एवं कई वर्षों बाद वायरस फिर से सक्रिय हो सकता है और शिंगल्स के रूप में फिर से प्रकट हो सकता है। अल्पकालिक फफोले का एक दर्दनाक समूह है जो वृद्ध, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में वायरस के फिर से प्रकट होने की संभावना अधिक कर देता है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस। तो सिम्टोमेटिक लक्षण के आधार पर और ब्लड एग्जामिनेशन से भी हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं कि चिकन पॉक्स है या नहीं है। एवं थर्ड है थ्रोट स्वैब, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो ये 3 है लक्षण के आधार पर डायग्नोस करना, ब्लड एग्जामिनेशन और थर्ड है थ्रोट स्वैब। खसरे के वायरस की पुष्टि एक ऐसे परीक्षण से भी की जा सकती है जो आमतौर पर गले के स्वैब के नमूने का उपयोग करता है। तो गले का स्वैब के नमूने से भी इसका टेस्ट लगाया जाता है, देन पता किया जाता है कि चिकन पॉक्स है या नहीं है। अब देखते हैं हम ट्रीटमेंट। तो स्वस्थ बच्चों में चिकन पॉक्स को आमतौर पर किसी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वस्थ बच्चे होते हैं और यदि उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है तो उन्हें चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। ये जैसे ही इनकी 3 स्टेप पूरी होती है, जैसे फफोले और फिर पपड़ी बनना, छाले होना, ये पूरी तीनों स्टेप होने के बाद बेबी ठीक हो सकता है। हाथ की अक्सर सफाई रखें, विशेषकर मुंह, नाक एवं आँखों को छूने से पहले सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जैसे कि हैंडरेल या डोर नॉब को छूने के बाद या जब खांसी या छींकने के बाद श्वसन स्राव से हाथ दूषित हो जाते हैं तो इसलिए हाथ बार बार धोएं एवं सफाई रखें।
एवं कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोएं। फिर डिस्पोजेबल पेपर, टॉवेल या हैंड ड्रायर से सुखाएं। जब हाथ देखने में स्पष्ट रूप से गंदे न हो तो उन्हें एक प्रभावी विकल्प के रूप में 70 to 80% अल्कोहल आधारित हैंड रब से साफ करें। तो इस प्रकार से हाथों की सफाई रखना है। और छींकने या खांसने पर अपने मुंह या नाक को टिश्यू पेपर से या किसी भी रुमाल से ढक लें। गंदे ऊतकों का ढक्कन वाले कूड़ादान में निपटारा कर दें। जो भी आप टिश्यू यूज़ करते हैं या रुमाल यूज़ करते हैं, तो आप टिश्यू यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे फेंक दें, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। एवं यदि आप रुमाल यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप अच्छे से पानी से धोकर साफ करें। फिर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। श्वसन संबंधी लक्षण होने पर सर्जिकल मास्क पहने। काम या स्कूल से बचना चाहिए। जब भी चिकन पॉक्स हो तो काम या स्कूल से बचना चाहिए। एवं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचें, क्योंकि जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है वो अन्य व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। और तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। खसरे के संक्रमित व्यक्तियों को घर पर रहना चाहिए। स्कूलों, किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर या चाइल्ड केयर सेंटर्स या कार्यस्थलों के बाहर रखें, ताकि गैर प्रतिरक्षण वाले व्यक्तियों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। अब फर्स्ट है रेस्ट, आराम करें और व्यस्त गतिविधियों से बचें। जब भी चिकन पॉक्स हो तो आराम करें और कोई भी एक्टिविटी करने से बचें। एवं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको लिक्विड लेना है। बुखार और पसीने से तरल पदार्थ की कमी को पूरा करने के लिए खूब सारा पानी एवं फलों का रस और हर्बल चाय पिएं। नेक्स्ट है कीप द स्किन क्लीन बाय फ्रीक्वेंट शॉवर्स, यानी कि आपकी जो स्किन है उसे क्लीन रखना है जब भी चिकन पॉक्स बने या चिकन पॉक्स हो। एंड टेबलेट एंटीथियामाइन फॉर एलर्जी, तो एंटी एलर्जिक टेबलेट आपको लेना है सिट्राजिन, फॉर एग्जांपल सिट्राजिन या कोई अदर आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिथाजिन, फॉर एग्जांपल फिनार्जन सिरप 1 टेबलस्पून ट्वाइस डेली। तो आपको ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही टेबलेट्स लेनी है, सिरप लेनी है। एंड एंटीपायरेटिक्स, बुखार कम करने वाले टेबलेट्स लेनी है, जैसे कि पैरासीटामोल। और नेक्स्ट है लेक्टोकेलामाइन लोशन फॉर लोकल एप्लीकेशन, तो जहाँ जहाँ भी आपको स्पॉट बने हैं उन पर आपको लोशन लगाना है। तो ये सभी मेडिसिन, सिरप या लोशन जो भी है वो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। इफ़ सेकेंडरी इन्फेक्शन, यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, यदि किसी व्यक्ति से आपको लगा है तो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन 250 mg की टेबलेट लेनी है। और एजिथ्रोमाइसिन 250 mg भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी मेडिसिन आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन। तो वेरिसेला वैक्सीन 0.5 ml सबकुटेनियस दिया जाता है। एंड इसका फर्स्ट डोज फ्रॉम 9 मंथ अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 9 मंथ से 12 ईयर्स की एज तक ये दिया जाता है। देन सेकेंड डोज फ्रॉम 13 ईयर अप विथ इंटरवल ऑफ 6 वीक बिटवीन डोज, तो आपको सेकेंड डोज फ्रॉम 13 ईयर्स अप विथ इंटरवल ऑफ 6 वीक बिटवीन डोज। नेक्स्ट है किन व्यक्तियों को MMR का टीका नहीं मिलना चाहिए। तो MMR या टीके के किसी भी घटक जैसे कि जिलेटिन या नियोमाइसिन टीके की पिछली खुराक के प्रति यदि गंभीर एलर्जी या प्रतिक्रिया हुई है। और सेकेंड है बीमारियों या उपचार से गंभीर इम्यूनोसप्रेशन वाले व्यक्तियों जैसे कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे वर्तमान कैंसर उपचार पर उच्च खुराक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इत्यादि जैसे इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ली है तो उन्हें MMR का टीका नहीं दिया जाना है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना यूज़फुल रहा एवं कितना इम्पोर्टेंट रहा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।